सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे एटम्स। सो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, हमने एनर्जी की डिराइवेशन निकाली थी। एनर्जी हमें निकला था RCH इंटू Z स्क्वायर divided by n square. This was the energy of electron in nth orbit. RCH को हमने वैल्यू डाला था, इनफैक्ट माइनस निकला था, वो हमें निकला -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। वट इज Z एटॉमिक नंबर, वट इज n ऑर्बिट, कौन सी वाली ऑर्बिट है। चलो बेटा हम बनाएंगे अब एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बनाएंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है। सो इस डायग्राम में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट होता है, किस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होंगी वो हम प्लॉट करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए भाई, हाइड्रोजन एटम है बेटा, बोलिए Z किसके बराबर 1। Z तो एटॉमिक नंबर है। चलिए भाई फर्स्ट ऑर्बिट बोलिए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है n कितना 1, बोलिए भाई एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट किसके बराबर -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, वो हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई अगर सेकेंड ऑर्बिट होगी n2 के बराबर होगा, E2 किसके बराबर आएगा बेटा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर Z1 n2, आपको आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट है n इक्वल टू 3, E3 किसके बराबर आएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, आपको आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी आएगी -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये हमें एनर्जी लेवल डायग्राम्स मिली बेटा। अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, शाबाश, एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट जो है, एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी ऑर्बिट, वो 0 के बराबर आएगा, डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर 0। देखिए भाई एनर्जी लेवल डायग्राम अब हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए भाई ये मैंने यहाँ प्लॉट किया कुछ, ये मैं लिखूंगा बेटा ऑर्बिट, यहाँ मैं लिखूंगा ऑर्बिट n इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, कितनी है इसकी एनर्जी -13.6, बहुत कम एनर्जी। फर्स्ट की -13.6, सेकंड की ज़्यादा -3.4, माइनस थर्ड की इससे ज़्यादा, फोर्थ की इससे ज़्यादा। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। सेकंड की एनर्जी -3.4, चलो भाई ज़्यादा है, चलो इसलिए ऊपर बनाया ज़्यादा। n इक्वल टू 2, इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये जो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, ये माइनस ये करो, आपको निकलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफरेंस है। ठीक है बेटा, कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए भाई, देखिए पहले तो -13.6 बहुत कम, बहुत कम, फिर ज़्यादा -3.4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10.2 है। 10.2 ऊपर गए, -3.4। इसके बाद की एनर्जी -1.51, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, 3.4 और 1.51, ये नज़दीक है बेटा। सो अब इतना ऊपर मुझे नहीं जाना जितना पहले जाना था, अब कम ही ऊपर जाना पड़ेगा, कम ऊपर, पहले ज़्यादा गई, कितना 10.2, अब कम जाना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, n इक्वल टू 3, एनर्जी है -1.5। अगर मैं आपको बोलूँगा इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है भाई, माइनस करोगे इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, आपको 1.89। आप देखिए बेटा, पहले दो की एनर्जी डिफरेंस 10.2, दूसरे दो की एनर्जी डिफरेंस 1.89, एनर्जी डिफरेंस कम हो रही है। अब और आगे जाइए -0.85, अब उससे भी कम 1.51 और 0.85 बहुत नज़दीक है, अब और नज़दीक आएंगी। पहले ज़्यादा थी 10.2, उसके बाद कम, उसके बाद इससे ज़्यादा कम, n इक्वल टू 4। यहाँ एनर्जी कितनी थी -0.85। एनर्जी डिफरेंस अगर आप करोगे भाई, करिए भाई 0.85,
0.66 0.6 समथिंग आएगा, वो खुद देखिए, मुझे लगता है 0.66 आएगा। सो पहले दो की एनर्जी डिफरेंस 10.2, नेक्स्ट दो की एनर्जी डिफरेंस 1.89, नेक्स्ट दो की एनर्जी डिफरेंस 0.66। अगर और ऊपर जाओगे एनर्जी लेवल और नज़दीक आएगी, और ऊपर जाओगे इससे नज़दीक, और ऊपर जाओगे नज़दीक, देखिए बेटा फिर क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी लेवल्स है ये ओवरलैप हो जाएंगे। पहले दूर थे फिर नज़दीक आए, और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक, जितना जितना ऊपर उतने उतने नज़दीक। यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ओवरलैपिंग। हाँ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूम। कंटिन्यूम इस डायग्राम को क्या बोलते हैं बेटा, जिसमें हम एनर्जीज प्लॉट करते हैं, यहाँ से एनर्जी प्लॉट की, यहाँ से लेवल बनाई, हाँ, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं नोट करवाऊंगा आपको बेटा, आप लिखिए। The energy of nth orbit of hydrogen atom is given by, the energy of nth orbit of hydrogen atom is given by, लिखिए E is equal to -13.6 Z square by n square। ठीक, फिर लिखिए भाई for hydrogen atom Z equal to 1, इस तरह से Z equal to 1। इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्बिट n equal to 1, E1 equal to -13.6, सेकेंड ऑर्बिट n equal to 2, -13.6, 1 square by 2 square -3.4, n equal to 3, -1.51, n equal to 4, -0. n equal to infinity, एनर्जी 0। लिखा भाई आपने, ये लिखा, ये इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए बेटा ये डायग्राम बनाइए भाई, ये डायग्राम बनाइए। लेफ्ट साइड से एनर्जीज बनाइए बेटा, राइट साइड से एन बनाइए, या कोई यहाँ से एन बनाएगा, यहाँ से एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस भी दिखाइए 10.2, 1.89, 0.66 और फिर कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद नोट डाउन कीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम इज डिफाइंड एज द डायग्राम। Energy level diagram is defined as the diagram consisting of large number of lines, consisting of large number of lines, consisting of large number of lines which represent energy states of hydrogen atom। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन इज रिप्रेजेंट क्या करती है, ये लाइन इज रिप्रेजेंट करती है एनर्जी लेवल्स, किसकी, हाइड्रोजन एटम की। Represent energy levels of hydrogen atom। Full stop। The diagram helps us to find wavelength of different lines constituting hydrogen spectrum। The diagram helps us to find wavelength of different lines constituting hydrogen spectrum। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम इट फॉलोज दैट, फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम इट फॉलोज दैट एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज। देखिए भाई 1 था, 2, 3, 4, जब एन इंक्रीज होता है तो एनर्जी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, इंक्रीज। ये माइनस में तो छोटा ही बड़ा होता है, ये बहुत कम है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, क्योंकि ये माइनस है आगे। As the value of n from the energy level diagram, it follows that as the value of n increases, ज़रा बोलिए, जब n इंक्रीज होता है तो एनर्जी डिफरेंस जो है सक्सेसिव लेवल्स की, n इंक्रीज हो गया, एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो गई या डिक्रीज। पहले एनर्जी लेवल थी 10.2, ऊपर गए एनर्जी लेवल कम, इससे ऊपर एनर्जी डिफरेंस और कम। एनर्जी नहीं, एनर्जी तो खुद इंक्रीज हो गई, लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम हो रही है। पहली डिफरेंस 10.2, दूसरी डिफरेंस 1.89, तीसरी डिफरेंस 0.1। देखिए एनर्जी तो इंक्रीज हो गई लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम हो रही है। As the value of n increases, the energy difference between two successive levels decreases। The energy differences between two successive levels decreases for very high value of n। जब n का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, for very high values of n, the
levels come very close to each other and form continuum. जब n का वैल्यू ज़्यादा increase for very high values of n, the levels come close to each other, ज़्यादा close आए and form continuum, उन्होंने continuum बनाया, यानी कि वो overlap हो गए. ब्रैकेट में लिखिए overlapping. चलिए भाई, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गई हमारी. ठीक, यहां तक क्लियर बेटा? बोहर ने एक पोस्टुलेट बोला था बेटा, बोहर ने एक पोस्टुलेट बोला था. क्या पोस्टुलेट बोला था? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी. ये एक हायर ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट है, ये एक लोअर ऑर्बिट है. हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरह इलेक्ट्रॉन ने जंप किया. जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, यहाँ से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. ठीक है, एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. ये एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? E2 माइनस E1. जो एनर्जी निकली फोटोन की एनर्जी, अगर इसकी एनर्जी E2, अगर इसकी एनर्जी E1, E2 माइनस E1. ठीक है बेटा. जरा बेटा इस शेल का नाम रखेंगे N2, इस शेल का नाम रखेंगे N1. जरा बेटा N2 शेल की एनर्जी किसके बराबर है? किसके बराबर है? E2, बोलिए भाई. -30 RCH Z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर. N2 में थी इसकी एनर्जी N2 स्क्वायर. N1 में एनर्जी कितनी थी? E1 किसके बराबर? -RCH इंटू Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. ये तो सिंपल है भाई, इसमें तो कोई डिफरेंस, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है. ये एनर्जी थी बेटा. जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर शेल से लोअर शेल की ओर, क्या होता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इट विल एमिट एनर्जी. कितनी एनर्जी एमिट करेगा बेटा? डेल्टा E. वो किसके बराबर? E2 माइनस E1. ये एनर्जी जो निकली डेल्टा E, हाउ मच इज E2? माइनस RCH Z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस how much is E1? minus RCH Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. डेल्टा E ये एनर्जी निकली. हाँ, डेल्टा E एनर्जी निकली. चलिए भाई, RCH कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मैं आगे लाऊंगा. RCH कॉमन आएगा, 1 बाई N1 स्क्वायर, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, -1 बाई, ये प्लस हो गया इसलिए आगे बाहर आएगा Z स्क्वायर. ये एनर्जी निकली. सो दिस इज द एनर्जी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट एमिट्स एनर्जी. ठीक है बेटा, ये एनर्जी रिलीज करता है. मुझे कैलकुलेट क्या करना है? वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन. जो फोटोन निकला बेटा, जिसकी एनर्जी डेल्टा E जो आपने कैलकुलेट की, इसकी वेवलेंथ, ये डेल्टा E किसके बराबर? hc बाई लैम्डा. किसके बराबर? R 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर Z स्क्वायर. क्यों? ये जो एनर्जी निकली, ये निकली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. फोटोन की एनर्जी, फोटोन द्राव गोबर, ये द्राव फोटोन और फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्डा RCH. देखिए hc गया. सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? यहाँ निकला आपको 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ Wilkinson's wavelength. This is the wavelength of photon emitted when electron jumps from higher orbit to lower orbit. It emits energy in the form of photon. ये फोटोन है. फोटोन की वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ 1 बाई लैम्डा R, इसको कहते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला. सुना होगा आपने 11th केमिस्ट्री में, रिडबर्ग्स. हालांकि इसका प्रूफ नहीं है हमें, मैंने प्रूफ भी दिखाया. चलो भाई, सो टॉपिक को लिखिए वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन. इसी तरह से जिस तरह से मैंने लिखा, इस तरह से आप भी लिखिए रिडबर्ग्स फार्मूला. सो ये कंक्लूजन निकला. ये फार्मूला मुझे लगती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने में. ठीक है बेटा, चलिए भाई, अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा. जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम.
स्पेक्ट्रम मुझे स्टार्ट करना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए भाई स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मुझे बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाना है। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाना है बेटा। इसके लिए आप पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा। देखिए ये एक वाइट लाइट मैंने ली, वाइट लाइट, और ये कौन सी लाइट है, वाइट लाइट। इसको हमने प्रिज्म में पास कराया। आपको पता है इट गेट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इन द ऑर्डर ऑफ विबगयोर, VIB E YOR, ये हो गया विबगयोर भाई। ये जो 7 कलर्स निकले इनको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम किसका स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो बेटा जो ये 7 कलर्स निकले ये कैसे होते हैं, ये नहीं होता यहाँ पे वायलेट अलग होगा, यहाँ पे इंडिगो अलग, बीच में गैप, नहीं 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 नहीं। फिर कैसे होता है बेटा, आप समझिए। ये मैं स्क्रीन लूंगा, यहाँ तक कंटिन्यूअसली बेटा वायलेट कलर होगा इस तरह से, यहां से यहां तक इस तरह से कंटिन्यूअसली वायलेट कलर की स्ट्रिप होगी, इस तरह से वायलेट कलर की स्ट्रिप। यहां इंटेंसिटी वायलेट की ज्यादा है, इस तरह से ज्यादा, कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम, यहां इंटेंसिटी कम, यहां ज्यादा वायलेट, कम वायलेट, कम वायलेट, कम वायलेट, कम वायलेट। खत्म हो गया, यहां पे ज्यादा डार्क वायलेट था, डार्क वायलेट, यहाँ पे था लाइट वायलेट। हाँ, लाइट वायलेट। चलो भाई ये हो गई वायलेट की बात। उसके बाद इंडिगो स्टार्ट यही से होगा, इंडिगो स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक इंडिगो होगा। चलो दूसरे कलर से बनाएंगे, ये इंडिगो है, ठीक है बेटा। यहाँ पे डार्क इंडिगो होगा, यहाँ पे एंड लास्ट में यहाँ पे सारे कलर्स होंगे, यहाँ पे रेड होगा इस तरह से। यहाँ डार्क रेड, यहाँ पे लाइट रेड, कंटिन्यूअसली 7 कलर्स, एक स्ट्रिप, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप। ये जो है स्ट्रिप्स बेटा। चलो यहाँ पे ऑरेंज भी बनाएंगे, ऑरेंज भी बनाएंगे भाई। ये ऑरेंज था, येलो, ऑरेंज और रेड। चलो ये भाई ऑरेंज बनाया मैंने। इस तरह से होगा 7 डिफरेंट कलर। ये जो 7 डिफरेंट कलर्स का जो ये है भाई बैंड, इसी बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम है बेटा, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। क्योंकि ये वाइट लाइट हमने सोर्स में लिया था, यही वाइट लाइट स्प्लिट हो गई, इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। और ये जो स्पेक्ट्रम है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कहीं पे गैप नहीं आई, गैप है ही नहीं कहीं पे, यहाँ से यहाँ तक वायलेट है, यहाँ डार्क, यहाँ लाइट, इसके बाद ही इंडिगो, इसके बाद ही 7 कलर्स, इसके बाद ही ऑरेंज, उसके बाद ही रेड। क्या कहीं पे गैप है, नहीं। जब गैप नहीं है इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और किसका स्पेक्ट्रम है, वाइट लाइट का। वाइट लाइट स्प्लिट हो गई इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। यहाँ तक क्लियर बेटा, ठीक। अब आप मुझे बोलिए दूसरा स्पेक्ट्रम जो हमें यहाँ पे पढ़ना है बेटा, वो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हमें नहीं पढ़ना, हमें किसका स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एटम का स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में होता क्या है बेटा, ये जो एटम है इसमें भी 2 टाइप्स है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। चलो मैं स्टार्ट करूंगा एमिशन स्पेक्ट्रा में, आप देखिए इसमें क्या होगा। एमिशन स्पेक्ट्रा, देखिए भाई एमिशन स्पेक्ट्रा में होगा क्या। हमने यहां पे बेटा एक गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया या कोई और गैस लिया। इस गैस में अपने एटम है, इस गैस में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराई। क्या पास कराई, इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराई बेटा, ये जो एटम्स होते हैं ये एक्साइट होते हैं,
आप छोड़िए, पहले आप, मैं आपको बोलूँगा एक्सप्लेनेशन साइड में दूंगा। पहले होता क्या है, यहाँ से लाइट निकलती है भाई, यहाँ से रेडिएशन निकलती है, पहले ये चमकने लगते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराई एक्साइट होते हैं, ये वहाँ से रेडिएशन लगाते हैं, रेडिएशन लगाते हैं बेटा। अगर इस रेडिएशन को हमने सिल्ट या प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास किया, हम देखते हैं यहाँ पे हमने स्क्रीन लगाया, यहाँ पे इस तरह से कलर्ड बैंड्स होंगे, ये ज़रूरी नहीं कलर्ड है लेकिन बैंड्स होंगे, वेव लेंथ प्रेजेंट होगी। जब हमने इस तरह से इसको स्ट्रिप में देखा, स्क्रीन पे देखा, हमने देखा यहाँ पे कुछ वेव लेंथ्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे लेट अस से 4000 एंगस्ट्रॉम प्रेजेंट थी, यहाँ पे दूसरी वेव लेंथ प्रेजेंट थी 4200 एंगस्ट्रॉम, लेट अस से 4500 एंगस्ट्रॉम, कुछ पर्टिकुलर वेव लेंथ प्रेजेंट थी। ये उस वाले स्पेक्ट्रम की तरह नहीं है जो हमें व्हाइट कलर को मिला, उसमें कंटिन्यूस बैंड्स मिलते थे। यहाँ पे बैंड्स नहीं है, यहाँ पे लाइन्स है, एक लाइन, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, कुछ पर्टिकुलर लाइन्स प्रेजेंट है ओनली। 4000 एंगस्ट्रॉम, लेट अस से 4200 कंटिन्यूस प्रेजेंट नहीं है। अगर कंटिन्यूस होता फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली बैंड होता, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, लेकिन यहाँ है 4000 एंगस्ट्रॉम की एक बैंड, एक वेवलेंथ, 4200 की एक, 4500 की एक, बस। ओनली स्पेसिफिक wavelengths are present, only specific wavelengths are present। ठीक है भाई, इसको कहते हैं भाई ये एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिट की इसने लाइट, इसने एमिट की, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इनफैक्ट। यहाँ तो बेसिकली एटम्स थे, एटम्स ने रेडिएशन एमिट की, लेकिन रेडिएशन में जो वेवलेंथ थी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ थी। सो एमिट्स एटम हमने एक्साइट कराया, वहां से एमिट हो गई, क्या एमिट हो गई, पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट हो गई। एटम को एक्साइट किया, उसने रेडिएशन लगाई, रेडिएशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, उन्हीं वेवलेंथ्स को हम बोलते हैं दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट एटम। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा इसको कहते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, अगर हीलियम होगा हीलियम का स्पेक्ट्रम, लिथियम होगा लिथियम का स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई। और हमने देखा एवरी गैस, हर किसी गैस का अपना अपना स्पेक्ट्रम है, एवरी gas has its own spectrum। जिस तरह से इंसान में फिंगरप्रिंट्स होती है बेटा, डिफरेंट होती है, हर किसी इंसान में अपनी अपनी फिंगरप्रिंट्स होती है, कोई फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होती, एक इंसान की दूसरे के साथ मैच नहीं होगी। ऐसे ही बेटा ये जो है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का अपना होगा, हीलियम का अपना, लिथियम का अपना। अगर आप पहचानोगे, मैं आपको बोलूँगा ये वाला स्पेक्ट्रम किसका है, आप बोलोगे हाइड्रोजन का। कोई स्पेक्ट्रम दूंगा, आप बोलोगे ये किसका स्पेक्ट्रम, हीलियम का, फिर ये गैस हीलियम है। मैं आपको कोई स्पेक्ट्रम दूंगा, आप बोलोगे अरे ये तो लिथियम का स्पेक्ट्रम है, दिस मीन्स ये गैस यहाँ पे है, ये लिथियम गैस है। सो एवरी गैस हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम। सो कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से रेडिएशन निकली, उन रेडिएशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ्स थी, उन्हीं वेवलेंथ्स को हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप पे ऑब्टेन किया, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ दैट गिवन गैस। आप मुझे बोलिए बेटा स्पेक्ट्रम है, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है, क्यों निकला ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। हर कोई, आपने तो वाइट लाइट देखी थी, वाइट लाइट में तो कंटिन्यूसली बैंड थे, कंटिन्यूस बैंड, एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, यहाँ पे तो कुछ 5-6 वेवलेंथ्स प्रेजेंट थी। व्हाई दिस हैपेंस, आप देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, एक्सप्लेनेशन, हाउ विल एक्सप्लेन। देखिए भाई ये तो एटम है, चलो भाई, चलो 3-4 शेल्स बनाऊंगा उतने काफ़ी है। चलो 1 2 3 एंड सो ऑन, चलो 4 बनाएंगे भाई। चलो भाई इस तरह से, ठीक बेटा। देखिए भाई
अगर हाइड्रोजन एटम होगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट -13.6, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट -3.4, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट -1.51, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट -0.85 एंड सो ऑन। अपनी अपनी एनर्जी है, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। जब हमने देखी ये गैस था, गैस में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराई, एटम्स क्या हो गए, एक्साइट। देखिए भाई होता क्या है भाई, आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कराई, इलेक्ट्रिक करंट से आपको इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई एटम में। देखिए भाई फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी भाई, 10.2, सेकंड और थर्ड के बीच में 1.89, थर्ड और फोर्थ के बीच में 0.66, फर्स्ट और थर्ड, ये मैंने नहीं दिखाया आपको, फर्स्ट और थर्ड आपको मैं बोलूँगा इसमें और इसमें कितनी एनर्जी डिफरेंस है, ये 12.09 निकलेगी फर्स्ट और थर्ड। मैं आपको बोलूँगा फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, 12.75 आएगी एंड सो ऑन। चलिए मैंने लिख के रखी। देखिए भाई गैस को हमने एक्साइट किया, एक्साइट कराने से लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी मिल गई, फर्स्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिल गई लेट अस से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको मिल गई इलेक्ट्रिक करंट से। कैसे मिल गई, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। सो जब इलेक्ट्रिक करंट से इसको एनर्जी मिल गई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इसको एनर्जी मिली ये एक्साइट हो जाएगा, इट विल जंप फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। अब आप मुझे बेटा बोलिए ये किस शेल से किस शेल में जंप करेगा। 10.2 की एनर्जी इसको मिली, अगर 10.2 की मिली इट विल जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इट विल जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस 10.2। होय होय होय, जब ये जंप करेगा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ये हायर शेल में पहुंचा, हम करेंगे एटम क्या हो गया भाई, एक्साइट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट जो है बेटा वो क्या है, अनस्टेबल है। इस तरह से था बेटा, फर्स्ट में था एनर्जी ली, कितनी एनर्जी ली, 10.2 की, इट विल जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। अब तो सेकंड शेल में पहुंचा, लेकिन जो सेकंड शेल है बेटा क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, वापस जंप करेगा सेकंड टू फर्स्ट। जब सेकंड टू फर्स्ट जंप करेगा इट विल एमिट रेडिएशन, यहाँ से पर्टिकुलर रेडिएशन निकली, उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी, यही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आई, लैम्डा 1 आई, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, 10.2, लेट अस से वो 4000, लेट अस से, अरे लेकिन 4000 के अलावा भी आई थी, 4200 लेट अस से आई, वो क्या हुआ होगा बेटा आप खुद समझिए। इलेक्ट्रॉन ने, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट दी, किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली 12.09, अगर 12.09 मिली, आप मुझे बोलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम फर्स्ट शेल टू थर्ड शेल, फर्स्ट और थर्ड। सो इलेक्ट्रॉन विल जंप, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम फर्स्ट शेल टू थर्ड शेल, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस 12.09। सो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, लेकिन थर्ड में अनस्टेबल है, इट विल जंप बैक फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। जब थर्ड से फर्स्ट में वापस आएगा, एनर्जी लगाएगा, कितनी एनर्जी लगाएगा, 12.09। उस 12.09 की कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वेवलेंथ लैम्डा 2 आई, 4200। समझ आ रहा है बेटा। आप मुझे बोलिए कंटिन्यूस क्यों नहीं आ रहे, 4000 के बाद 4001 आना चाहिए, 4002, 4003, वो क्यों नहीं आना चाहिए, वो रदरफोर्ड के अगेंस्ट आना चाहिए। रदरफोर्ड ने बोला था एनर्जी जो है, कोई भी एनर्जी पॉसिबल है, नील्स बोहर ने कहा था कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं, पर्टिकुलर एनर्जी पॉसिबल, यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू। जब शेल्स का पर्टिकुलर वैल्यू, एनर्जी निकलेगी भी पर्टिकुलर वैल्यू। पहली एनर्जी निकली 10.2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, दूसरी एनर्जी निकली 12.09, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये। चला बेटा तीसरा भी फोटोन निकला था, तीसरी वेवलेंथ निकली थी, कैसी निकली थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था बेटा, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन ने कितनी, 12.75, इसने जंप किया होगा फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ शेल, फिर वापस आएगा 4 टू फर्स्ट, वहाँ लगाएगा वेवलेंथ लैम्डा 3, लेट अस से 4500।
So why we are getting only particular wavelength? Why not every wavelength? We are getting particular wavelengths because electron is jumping from particular orbits. Electron is emitting particular energies. ये particular energy का concept किसने दिया था? बोहर ने. रदरफोर्ड को गलती हो गई थी बेटा. रदरफोर्ड ने कहा था कोई भी शेल पॉसिबल है, यहाँ पे भी शेल पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी एनर्जी पॉसिबल है. अगर कोई भी एनर्जी पॉसिबल है तो कोई भी वेवलेंथ भी पॉसिबल है. ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने. सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं. यहाँ पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी. जब एनर्जी इज पर्टिकुलर वैल्यू, वहाँ एनर्जीज पर्टिकुलर वैल्यू निकलेंगी. जब पर्टिकुलर एनर्जी निकलेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आएंगी. सो आपको समझ आया होगा ये जो हमें पर्टिकुलर वैल्यूज निकले थे बेटा, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, 4000 निकला, 4200, 4500, हमें कंटिन्यूस वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? पर्टिकुलर वैल्यूज क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो एनर्जी रिलीज हो गई, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर शेल टू पर्टिकुलर शेल, उस पर्टिकुलर शेल की जंप करने से इसको पर्टिकुलर एनर्जी निकली, वही प्लॉट हो गई यहाँ पे. रदरफोर्ड क्या कहता है? एवरी शेल इज पॉसिबल. अगर एवरी शेल पॉसिबल है तो इस तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कहीं पे गैप नहीं आना चाहिए. यहाँ पे तो कुछ ही लाइन इज पॉसिबल है. क्यों कुछ लाइन इज पॉसिबल है? क्योंकि ओनली कुछ शेल्स पॉसिबल है, उन शेल्स की पर्टिकुलर एनर्जी, उन शेल्स की पर्टिकुलर वेवलेंथ. ठीक है बेटा. सो आप क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में बेटा? सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक ऑन हीटिंग. ऑन हीटिंग आप एमिशन स्पेक्ट्रम टॉपिक लिखो, मैं लिखवाऊंगा फिर. ऑन हीटिंग लिखिए भाई, एमिशन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखिए टॉपिक का नाम, उसके नीचे लिखिए एमिशन स्पेक्ट्रम, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी. हीटिंग की, हीटिंग करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने क्या की? एनर्जी एब्जॉर्ब की. एंड जंप्स टू हायर शेल, एंड जंप्स टू हायर शेल. चलिए भाई, फिर देखिए सेकंड पॉइंट. ये पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल. कहाँ अनस्टेबल है? हायर एनर्जी लेवल में अनस्टेबल है. इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल. कहाँ अनस्टेबल है? हायर एनर्जी लेवल में अनस्टेबल है. सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक. फॉल्स बैक यानी कि डीएक्साइट होता है भाई. डीएक्साइट्स टू lower energy level, to lower energy level, emitting energy in the form of radiation. in the form of radiation. इस रेडिएशन का नाम क्या है? फोटोन. रेडिएशन, फोटोन. ये एनर्जी किसके बराबर होगी? विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू लेवल्स. डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू लेवल्स. डेल्टा ई वहां से निकली, वो किसके बराबर थी? E2 माइनस E1. ठीक. लैम्डा 1/λ इक्वल टू R, फिर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर Z स्क्वायर. देखिए भाई, n1 का पर्टिकुलर वैल्यू है. n1 हो गया 1 2 लोअर शेल. n2 को कटपट करूँ जंप. लोअर शेल n1, अपर शेल n2. n1 और n2 क्या एनी वैल्यू पॉसिबल है या पर्टिकुलर वैल्यूज पॉसिबल है? पर्टिकुलर वैल्यूज. जब n1 का पर्टिकुलर वैल्यू पॉसिबल है, n2 का पर्टिकुलर वैल्यू, लैम्डा भी पर्टिकुलर आएगा. सो लैम्डा, इसके बाद लिखिए, सो लैम्डा विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू. सो लैम्डा विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज. Therefore, radiation of particular wavelengths are emitted.
क्यों पर्टिकुलर वेवलेंथ? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है E2 का पर्टिकुलर वैल्यू है, E1 का पर्टिकुलर वैल्यू, डेल्टा E का भी पर्टिकुलर वैल्यू होगा, लैम्डा का भी पर्टिकुलर। इस इक्वेशन के हिसाब से n1 का पर्टिकुलर वैल्यू, n2 का पर्टिकुलर वैल्यू, लैम्डा का भी पर्टिकुलर वैल्यू। तो दिस एक्सप्लेन्स डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। This explains discrete emission line spectrum. This explains discrete line spectrum. नीचे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। In case of hydrogen atom, in case of hydrogen atom, when electron jumps from any higher shell to lower shell, from any higher shell to lower shell, comma, the wavelength of emitted radiation is given by, the wavelength of emitted radiation is given by, देखिए बेटा 1 by lambda is equal to r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, बस क्योंकि उसका z 1 है। ये लिखिए लिखा बेटा। The spectral lines arising, the spectral lines arising from transition of electrons form spectral series. From transition of electrons form spectral series, which are 5 in number. हाइड्रोजन एटम में 5 तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज पॉसिबल है, 5 तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज पॉसिबल है। नंबर 1 लिखिए लाइमन सीरीज, सुना होगा आपने लाइमन सीरीज। नंबर 1 लाइमन सीरीज। तो इस सीरीज में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में जंप करता है सो n1 का वैल्यू 1 होगा। किसी भी हायर शेल से जंप करता है, ये n2 का वैल्यू है बेटा। सो n1 इज इक्वल टू 1। अगर n1 1 होगा यानी कि जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में, इस सीरीज का नाम क्या रखेंगे बेटा? लाइमन सीरीज। n2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, दिस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग फ्रॉम 2 टू फर्स्ट, या 3 हो सकता है, दिस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग फ्रॉम 3 टू फर्स्ट। फर्स्ट में जंप करना है इस तरह से। या क्या होगा भाई? 4 से फर्स्ट जंप करेगा। जंप करना ही करना है फर्स्ट में किसी भी हाल में आना है। इस सीरीज को क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए n1 फिक्स है 1, n2 है 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज।